माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का यानी पीएम का हम लोग फिजिक्स क्वेश्चंस जो कि आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर यानी 2018 के प्रीवियस ईयर्स में। सो ये सारे महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपका पूछा गया था बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में। और प्रीवियस ईयर्स आपका हर एग्जाम्स का बैकबोन होता है और आपको ये पता है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि परीक्षा अब 2020 वाला बहुत नज़दीक आ चुकी है। सो सभी कोई स्टूडेंट जो अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पीपीआई ट्यूटोरियल के नाम से, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। वहाँ आपका मॉक टेस्ट अब चल रहा है, एक हो भी चुका है। तो समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, जो भी बच्चे बिहार पैरामेडिकल, झारखंड पैरामेडिकल ये सब की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे निशुल्क पेड कोर्स जो चलने वाला है आपका 10 सितंबर से, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है। पेड कोर्स का मैंने सोचा पहले फी रखूँ, फिर मैं सोचा नहीं, इस ईयर मैं 1 रुपया भी नहीं किसी से लूँगा, एक कुछ भी नहीं। सो ये इस बार पूरी सेवा निःशुल्क है, मुफ्त है, और आपको वही क्वालिटी वही स्टैंडर्ड्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो क्वालिटी से आपको पेड कोर्स में पढ़ाई जाती है वही क्वालिटी आपको यहाँ भी मिलेगी। और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। तो चलिए, ये तो सूचना हो गई। अब मन की बात हो चुकी, अब काम की बात करते हैं, यानी अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए आ जाते हैं आपके पहले क्वेश्चंस पे। सो बिहार पैरामेडिकल में ईयर 2018 का पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस क्लास और वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का फिजिक्स क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से आया था 2017 के। 2017 में जितने भी फिजिक्स क्वेश्चन आए थे हम लोग टोटल करेंगे। सो आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल पे। और वीवीआई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर्स नहीं किया है फिजिक्स का, जाके 2020, 19 और 18 का भी कर लीजिए। साथ साथ बायो 2010 से 20 तक, केमिस्ट्री भी 10 से 20 तक पैरामेडिकल का, और पैरामेडिकल मैट्रिक यानी डेंटल के नाम से जो पहले आता था उसका भी कर लीजिए अच्छे से, अगर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको अच्छे तरह से प्रीवियस ईयर करा दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जिनको भी पेड कोर्स जो निःशुल्क चलने वाला है 10 सितंबर से, एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक चलेगा निःशुल्क, उसको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहीं मैं समझा दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये बायो का प्रश्न जो छूट गया था, ठीक है, बायो वाला छूट गया था ये। ठीक, करा दे रहा हूँ। केमिस्ट्री का भी 1-2 प्रश्न आपका 2014-15 में छूट गया, तो मैं इसी फिजिक्स वाले में करवा दूंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो आपको बताना फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में आपका ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, आपका एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान कि आपका CO2 जल सिंपल आपका ट्रांसफर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो ये कैसे होता है रिएक्शन पूरा समझते हैं। आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है, ठीक है, प्लस आपका H2O, ये दोनों चीज यूज होकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। और आपका होमवर्क है क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट रहता है ये बताना, ये होमवर्क है, मैसेज करके। ठीक है, और कौन सा मेटल्स इसमें मौजूद रहता है, धातु क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये आपका बनाता है। ठीक है, इसके आगे 12 लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस, ये आपका फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है और इसी की वजह से आपका होता है। और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हाइड्रोजन आपका मिलता है। ठीक है, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हाँ ठीक है।
हाँ, तो ये आपका लाइट का प्रेजेंस में होता है और ये फुल रिएक्शंस है, तो CO2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बायोलॉजी का था, फिजिक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स पे आपका कॉनकेव लेंस के ऊपर है। अ कॉनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर इट्स प्रिवेंशन, यानी कॉनकेव लेंस को हम लोग किस चीज़ का प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, जल्दी बताइए। कॉनकेव लेंस आपका किस चीज़ का प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है? सो आपके निम्नलिखित ऑप्शन है फार साइटिजनेस, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म या प्रेस बायोपिया। किस चीज़ के लिए आपका यूज होता है, जल्दी बताइए। यानी दूर निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैश्व या जरा दृष्टि रोग, किस में होता है आपका, जल्दी बताइए। ये पूरा आपका लेंस के ऊपर है। लेंस बहुत बढ़िया चीज़ है। लेंस के ऊपर हर साल सवाल आता है। 2018, 19, 20 में एक एक क्वेश्चन था आपका लेंस से। तो कभी लेंस मेकर फॉर्मूला पे आ गया, कभी फोकल लेंथ निकालने पे आ गया, तो इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसको अच्छा से कर लीजिएगा। तो कॉन्केव लेंस आपका मायोपिया, मायोपिया यानी आपका निकट दृष्टि दोष। अब देखिए समझिए कैसे बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष हम कह रहे हैं, तो मतलब इसका ये होगा कि आपको निकट का दिखेगा। दृष्टि दोष यानी आपको निकट का दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपका दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। तो इसको हम लोग दूर दिक्कत दोष यानी फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, और एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया ये आपका ओल्ड एज में होता है। प्रेसबायोपिया दोनों फार और नज़दीक दोनों को देखने में, नियर दोनों देखने में दिक्कत हो जाता है, उसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं। ठीक है, और इसको और डिटेल में समझते हैं हम लोग। ठीक है, और डिटेल में करते हैं। ठीक है, सो जो यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म है वो क्या होता है आपका, एक तरह का आपका डिफेक्ट हो जाता है आई में डिफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपका स्पेरिकल कार्वेचर जो होता है डेविएशन हो जाता है और सही से हमारा दिख नहीं पाता है। ठीक है, तो ये आपका ये भी दोष है आपका। जैसे आपका आइज में दूर दृष्टि हो गया, निकट हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2017 में सब वन लाइनर आया था जो कि अब नहीं आता, तो इसको कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस अब आपको देखने नहीं मिलेगा। Whose weight is the least, किसका भार न्यूनतम होता है, यानी ग्रहों का यहाँ पे दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, अब ये लेवल नहीं रहा, लेकिन कर लीजिएगा, क्योंकि जो बात सत्य है मैं आपको सत्य ही बताता हूँ। ऐसा लेवल अब नहीं है। आप 2020 का क्वेश्चन देखिए, 2019 का देखिए, 2018 का देखिए, लेवल बहुत बढ़ चुका है। अब ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। ये सब पहले आता था, लेकिन ये वाला 2017 का पेपर सारा साइंस इजी ही आया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे न्यूनतम वेट किसका होता है। तो मार्स का, मंगल, अर्थ, मरकरी या अर्थ, शुक्र। यहाँ पे 2 बार अर्थ हो गया, उसको ठीक कर लीजिए। ये 2 बार अर्थ हो गया। वीनस कर लीजिए इसको, शुक्र वीनस। तो मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, किसका वेट सबसे न्यूनतम होता है। तो साइज के हिसाब से आपको देखना होगा, साइज के हिसाब से आपको देखना होगा कि, तो आपका यहाँ से मार्स ही सबसे छोटा प्लेनेट है, तो मार्स ही आपका सबसे छोटा प्लेनेट और सन के सबसे नज़दीक में है, तो मार्स ही आपका सही होगा। मंगल सबसे भारी जुपिटर होगा, सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये गैसियस प्लैनेट है, तो ये गैस से बना हुआ प्लैनेट है। ठीक है, ठोस प्लैनेट नहीं है, गैस, पूरा गैस बना हुआ है। ठीक है, तो आपका ये हो गया सही उत्तर। इसको क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रही। इससे क्वेश्चंस पूछेगा नहीं कुछ, तो इसलिए इसको बस वन लाइनर की जैसा याद कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि दिस प्लैनेट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, यानी इस ग्रह में कोई वायुमंडल नहीं होता। सो ऑप्शंस है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, मार्स, वीनस, मरकरी, जुपिटर। तो आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। सो आपका वायुमंडल किसमें नहीं होता, तो मात्र एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें नहीं होता है, वो है मरकरी। बाकी सारे में आपका पाया जाता है। मार्स, वीनस, जुपिटर यानी मंगल, आपका शुक्र,
और जुपिटर यानी बृहस्पति तीनों पे पाया जाता है, बुध यानी मरकरी पे नहीं पाया जाता, और ये सबसे नज़दीक होता है सन के इस वजह से। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो गया? मरकरी। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैं बता रखा हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल अब ऐसा नहीं पूछता है, इसलिए ज़्यादा खुश नहीं होना है कि इस टाइप का वन लाइनर क्वेश्चंस आएगा। बहुत रेयर केस में आपका इस टाइप का पूछे, तो जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। 2020 में एक भी क्वेश्चंस नहीं था जो फॉर्मूला बेस और न्यूमेरिकल बेस नहीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पे था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दस गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इन द एटमोसफेयर। यह गैस वायुमंडल में इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण की अवशोषणों के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। यानी आपका जो इंफ्रारेड होता है उसका सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन में यूज होता है। देखिए होता क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन आपका जो है, यानी द गैस विच इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इन द एटमोसफेयर। यहाँ पर आपको अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, सन से आपका रेडिएशन आता है। ठीक है, सो होता क्या है, आपका लेयर रहता है। ठीक है, अर्थ पे। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यही काम है कि आपका ये इसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, इस रेडिएशन को ऑब्जर्व करना और धरती को गर्म रखना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा ना, तो हम लोग न्यूक्लियर विंटर में चले जाएंगे, ठंड में चले जाएंगे पूरा। ठीक है, तो इसका काम यही है। और ये ज़्यादा मात्रा में भी बढ़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना, धरती का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो कारण क्या है, CO2 का मात्रा बढ़ते जा रहा है एटमॉस्फेयर में, तो ये ऑब्जर्व कर रहा है और हीट बढ़ाते जा रहा है पूरा धरती पे। तो CO2 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, CO2 इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, तो CO2 याद रखिएगा। ठीक, और ओजोन का काम क्या है, O3। ओजोन बस आपको प्रोटेक्ट करता है कैंसर वगैरह। ठीक है, स्किन कैंसर होने से बचाता है, तो ये फिल्टर आउट कर देता है हार्मफुल रेडिएशंस को, UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है। अब आपका होमवर्क है, जो कि इससे हम लोग आगे 2021 के लिए क्या सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि आपको इंफ्रारेड कौन सा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य में आता है, और आपका UV अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या आता है, ये आपको नोट डाउन करना है, बुक में खोजना है। केमिस्ट्री वाला में भी खोजोगे तो आपको सेकंड चैप्टर क्लास 11th NCERT मिल जाएगा। ठीक है, उसमें पूरा आपका इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोमेट्री सीरीज पूरा दिया, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम सीरीज दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मिनिमम। किस माध्यम में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है वायु, बी पारा, सी समुद्री जल और डी अल्कोहल। तो आप जानते हो कि स्पीड जो साउंड का होता है, ध्वनि जो होती है आपकी साउंड की, वो सबसे ज़्यादा आपका ठोस मीडियम में होता है, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो ये सॉलिड्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर लिक्विड्स में होता है, और सबसे कम गैस में होता है, और सबसे ज़्यादा होता ही नहीं है वो वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में होता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ सॉलिड और लिक्विड और गैस में आपका गैसियस में कौन सा है, तो आपको वायु। तो वायु में आपका सबसे कम होगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा ऑप्शन। कितना होगा आपका, बताइए कितना होगा आपका। सो कितना हो जाएगा स्पीड आपका एयर में, 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक बात यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, इको वाला क्वेश्चन जरूर याद करिएगा कि एक पहाड़ पर, इसको हम अलग से भी करवाएंगे जब टॉपिक वाइज कराएंगे, कि एक पहाड़ पर, यहाँ से सामने पहाड़ है, एक व्यक्ति चिल्लाता है, तो कुछ सेकेंड्स बाद उसको वापस आपकी ध्वनि सुनाई देती है। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत आता है इको पे। ठीक है, क्योंकि 2 बार डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो इसका फॉर्मूला मिक्स करके जो बनता है ना, कि डबल आपका डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, स्पीड इनटू टाइम, तो इस पे ऐसे करके आपका क्वेश्चन आ सकता है इको पे। ठीक है,
जो आवाज़ हमें गूंजता है पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो इको पे ज़रूर न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, और हम भी इस पे अलग से ज़रूर ले आएंगे, ठीक है। जब साउंड पढ़ाएंगे ना तब उस पर, ठीक है। और साउंड अच्छे से कीजिएगा, साउंड अच्छे से कीजिएगा, एसएचएम अच्छे से कीजिएगा। एसएचएम पे एक सवाल रहेगा ही रहेगा माय डियर स्टूडेंट, 2021 में भी, न्यूमेरिकल रहे, वन लाइनर रहे, फार्मूला बेस्ड रहे। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे 12th क्लास 11th क्लास अच्छे से करना है। एसएचएम, साउंड, आपका मोशन, इक्वेशन तीनों मोशन पे, हीट एंड टेम्परेचर, ग्रेविटेशन पे अभी तक दिखा नहीं है एक भी प्रश्न, और पीछे जाते हैं, चलिए देखते हैं टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, और मैं सब ले आऊँगा, ये कंप्लीट कराने के बाद इस पे स्पेशल वीडियोस भी लाऊंगा, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक। हुक्स का नियम, हुक्स लॉ क्या आपका किससे संबंधित है? हुक्स का नियम क्या बताता है? हुक्स नियम आपका दाब, आयतन, प्रतिबल या पृष्ठ तनाव क्या बताता है हुक्स का नियम? तो ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है हुक्स लॉ। देखिए, मैं हमेशा कहा हूँ कि दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक फॉर्मूला के ऊपर आधारित, फॉर्मूला बेस्ड, तो ये सब आपको फॉर्मूला बेस्ड में डालूंगा, नियम, ठीक है, लॉज, नियम के ऊपर। तो हुक लॉज में आपका किसके ऊपर आधारित है? तो ये आपका प्रेशर के ऊपर आधारित है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? F=-kx, ठीक है, यही आपका हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ का यही है, ये आपका दाब पे है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, जहां पर आपका ये Fs यानी आपका क्या बता रहा है? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स, यानी स्प्रिंग के ऊपर दाब लग रहा है वो। और आपका K क्या है? स्प्रिंग का कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और X क्या है? जो आपका कंप्रेशन होता है दाब लगाने पे, ये जो निकल जाता है या जकड़ जाता है, मतलब कम हो जाता है या खींचने पे ज़्यादा हो जाता है स्प्रिंग, तो ये आपका डिस्टेंस जो हुआ कंप्रेशन स्ट्रेच, वो बताता है, स्ट्रेच और कंप्रेशन, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, जल्दी बताइए सरफेस टेंशन का क्या होगा फॉर्मूला आपका? सरफेस टेंशन का बताइए। तो सरफेस टेंशन आपका सिंपल होता है क्या? 1/2 FL, ठीक है। यानी आपका F क्या है? यहाँ फोर्स है, दाब, और L क्या है? आपका लेंथ, और ये क्या है? आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। तो क्या हो गया सरफेस टेंशन का? 1/2 FL, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, सरफेस टेंशन निकालने के लिए कभी कभी दे सकता है, ठीक है। और जो आपकी जैसे बूंदे गिरती हैं आसमान से, बारिश की बूंदे, तो गोल इसी वजह से होती हैं कि सरफेस टेंशन के कारण आप सबसे, कोई भी ऑब्जेक्ट सबसे कम स्पेस घेरना चाहता है, तो सर्कुलर में सबसे कम घेरता है, इस वजह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन है कि पास्कल सेकंड किसका यूनिट है? यानी पास्कल सेकंड किसका यूनिट है, ठीक है, किसकी इकाई मात्रक है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, प्रतिबल यानी स्ट्रेस, विकृति यानी डिस्टॉर्शन, और डी संयानता विस्कोसिटी। तो आपका पास्कल सेकंड विस्कोसिटी का है, ठीक है। तो विस्कोसिटी आपका क्या है? पास्कल सेकंड है इसका यूनिट, ठीक है। और इसको हम लोग पास्कल सेकंड के नाम से भी जानते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन एंड यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो m l पे -1 t -1, ठीक है। यहाँ आपका ये मास है, ये आपका लेंथ है, और ये आपका t टाइम है, ठीक है। तो ये आपका पास्कल सेकंड हो गया। इसको अलग से भी हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी को हम लोग न्यूटन सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, यानी न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आपका न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और दूसरा भी इसका ये है पाउस नापने का, ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्रश्न 2017 का। बस यही मैं कहना चाहूँगा यहाँ से कि आपको यहाँ पर आपको
अच्छे से कर लेना है वन लाइनर्स, ये वन लाइनर्स के फॉर्म में लीजिए। पॉलिटेक्निक के लिए अच्छा क्वेश्चंस हो सकता है, लेकिन पैरामेडिकल्स के लिए मैं कहूँगा कि इजी है। हार्ड पूछता है, हार्ड का मतलब हार्ड नहीं होता, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, ये बात सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 2015 और 16 का पेपर्स भी देखेंगे कि किस क्वालिटी का आया था, लेवल क्या था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिजिक्स का, और बाकी जो नहीं किए हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश जाके प्रीवियस ईयर्स कीजिए, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल यानी PMM दोनों का। चलिए बाय बाय, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग।